नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इजराइल की तरफ से लगातार लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं और इस दौरान करीब करीब अगर लेबनान की बात की जाए तो वहां पर जो इमारतें हैं ध्वस्त हो गई है। 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए हिजबुल्लाह की तो उसके हमले भी इजराइल पर हो रहे हैं। इधर अगर लेबनान की बात की जाए तो लगातार हमलों के बीच लेबनान संभल ही नहीं पा रहा है और बहुत सारे लोग अब उन इलाकों से पलायन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसे लेकर आगे की स्ट्रेटेजी क्या है, क्या करेगा इजराइल, किस तरह से हिजबुल्लाह इसको लेकर अटैक करने वाला है और बाकी देशों की इसमें क्या स्ट्रेटेजी या रणनीति रहती है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, सबसे पहले तो बताइए, जिस तरह के हमले लेबनान पर लगातार इजराइल की तरफ से हो रहे हैं, अब किस तरह से लेबनान आगे आने वाले दिनों में या हिजबुल्लाह की बात की जाए उसकी क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है, किस तरह की रणनीति के साथ अब वो आगे इन हमलों के बाद बढ़ सकता है? देखिए नीलू, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इज़राइल और हिजबुल्लाह के बीच जो लड़ाई है ये अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुकी है। और जो आपने कहा पलटवार की जो आप बात कर रहे हैं, तो हम बताएं कि बीती रात हिजबुल्लाह की तरफ से किस तरह से इज़राइल पे हमले किए गए। तो जो खबरें हिजबुल्लाह की तरफ से आई, हिजबुल्लाह का जो दावा है कि बीती रात इज़राइल में 8 जगह पर जो है वो करीब 300 से ज़्यादा रॉकेट्स हिजबुल्लाह की तरफ से फायर किए गए हैं, जो इसमें लेटेस्ट अपडेट अभी आ रहा है। और हिजबुल्लाह का ऐसा दावा है कि इन 8 जगहों पे जहाँ पे रॉकेट्स को निशाना बना के फायर किया गया था, यहाँ पे इसराइल को बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसा दावा हिजबुल्लाह कर रहा है। लेकिन इसराइल में कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि इसराइल में नुकसान की खबरें जनरली बाहर नहीं आ पाती है। वो तो देता भी नहीं है, साझा तो भी नहीं मीडिया करता। में भी इस तरह की चर्चाएं नहीं होती इसराइल में कि कितना नुकसान हुआ है। तो ये दावे जो हैं ये अभी हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हैं कि बीती रात जो है करीब 300 रॉकेट्स फायर किए गए और जिसमें इसराइल को काफी नुकसान हुआ और है। कहा गया है कि एयर बेस भी उसके कुछ वहां पर भी नुकसान पहुंचा है, बाकी ठिकानों पर भी इस तरह के हिजबुल्लाह 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 के दावे। हाँ, ये हिजबुल्लाह की तरफ से कहना है कि जो आईडीएफ के इसराइल की जो फोर्स है उसके जो बेसिस हैं हमने उनको निशाना बनाया है। और इसके साथ ही हिजबुल्लाह की तरफ से एक वार्निंग या चेतावनी जो है वो जारी की गई है, और जिसमें ये कहा गया है कि तेल अवीव जो राजधानी है इसराइल की, वहाँ के लोगों से हिजबुल्लाह ने अपील की है कि आप तेल अवीव खाली कर दें। ये कुछ उस तरह का है जैसे हमने देखा था कुछ वक्त पहले नेतन्याहू की तरफ से अभी जो ये बड़े हाँ, जो हमले हुए, सबसे हाँ। बड़ा अटैक किया इसराइल ने। और उसके पहले जो है नेतन्याहू की तरफ से ऐसा कहा गया था कि भाई जो आम जनता है हमारे निशाने पे, लेबनान की आम जनता नहीं है, हमारे निशाने पर सिर्फ हिजबुल्लाह है, तो जो लोग हिजबुल्लाह के ठिकानों के करीब हैं वो वहाँ से हट जाएं, वो इलाके खाली कर दें। अब इसी तरह की एक वार्निंग जो है वो हिजबुल्लाह की तरफ से जारी की गई है और ये कहा गया है कि तेल अवीव खाली कर दें। अभी भी कहा जा रहा है, जो जानकार बताते कि हिजबुल्लाह ने अपनी पूरी शक्ति के साथ अटैक नहीं किया है मयंक, और अभी उसके पास ऐसे ऐसे रॉकेट्स हैं और बहुत सारी ऐसी मिसाइलें हैं, हाँ। जो कि कहते हैं कि अगर ये दागे तो तेल अवीव तक इसकी मतलब धमक देखने को देखिए, मिलेगी। कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि लेबनान और हिजबुल्लाह की तरफ से, खासकर हिजबुल्लाह की तरफ से जिन हथियारों का जो उनके पास हथियारों का जमावड़ा है, उसमें से अभी कई ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि काफ़ी लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, जो कि तेल अवीव तक भी जा सकती हैं। इसका इस्तेमाल अभी हिजबुल्लाह की तरफ से नहीं किया गया है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो सबसे घातक हथियार हिजबुल्लाह के हैं उसका इस्तेमाल अब इस जंग में हो सकता है। 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली। देखिए, अब इस बारे में इसकी रेंज कितनी है इसके बारे में अभी कुछ पुख्ता जानकारी नहीं है। ये जिस रेंज की आप बात कर रही हैं, ऐसी मिसाइल्स ईरान के पास तो निश्चित तौर से हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के पास वो है या नहीं रेंज क्षमता सीधा तेल अवीव को बड़ी लॉन्ग रेंज मिसाइल से निशाना बनाने की, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब आप देखिए कि ये जो इसराइल ने जो अटैक किया लेबनान पे और हिजबुल्लाह पे जो अटैक किया, जहाँ पे जो है बड़ी भारी तबाही हुई है, 1600 ठिकाने बताए जा रहे हैं जो कि पूरी तरह से इसराइल ने तबाह कर दिए। ये इसराइल का अब तक का सबसे बड़ा अटैक था। 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, 2000 लोग घायल हैं। और देखिए, आप इसमें हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर हैं इब्राहिम कुबैसी, ये नसरल्लाह के एकदम राइट हैंड माने जाते थे, और जो इनके रॉकेट और मिसाइल जो पूरा ऑपरेशन है इसको कुबैसी लीड कर रहे थे। इनकी हमले में मौत हो गई है। 6 मंजिला इमारत थी जिसके अंदर थे ये। मुसाद को उनकी लोकेशन की जानकारी मिली, इस पे ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक हुई और उसमें उनकी मौत हो जाती है। तो देखिए, एक जो बड़ी टॉप लीडरशिप है हिजबुल्लाह की,
अब वो खत्म होनी शुरू हो गई है। लेकिन और हिजबुल्लाह ने भी करीब इस बात को माना, उसने बताया कि हाँ हमारे इतने लोग मारे गए हैं, इस बात को उसने भी करीब अब कबूल 6, कर ठीक लिया। कह रहे हो आप, करीब 6 ऐसे बड़े कमांडर्स हैं जो कि पिछले कुछ वक्त में उनको इसराइल की तरफ से मारा गया है। अब देखिए इसमें एक बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है कि जैसा आप कह रहे हैं कि ईरान का इस पूरे मामले को लेकर क्या रुख होगा। देखिए हिजबुल्लाह की तरफ से जो है वो ईरान से ये अपील की गई है कि अब ये बिल्कुल सही वक्त है, ईरान को इस युद्ध में शामिल होना नहीं तो चाहिए। क्या वजह है कि ईरान बड़ी शांति के साथ बैठा हुआ है, और बीच में खबर ये भी आ रही है कि उनके जो बड़े नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं इस वक्त देखिए यूएन। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं हाँ। पेजेश्कियान, वो इस समय न्यूयॉर्क में हैं। और ईरान की तरफ से जो बयान जारी किया गया, हिजबुल्लाह को जो जवाब दिया गया, वो जवाब में यही कहा गया कि इस समय पेजेश्कियान जो हैं वो न्यूयॉर्क में हैं और अभी ये हमले का सही वक्त नहीं है। हिजबुल्लाह की तरफ से जो अपील की गई थी, ईरान से एक प्रकार से मदद मांगी गई थी कि अब खुलकर युद्ध होना चाहिए इसराइल के खिलाफ, तो एक बार फिर ईरान ने जो है उनको जवाब देते हुए कहा है कि ये अभी सही वक्त नहीं है। तो अब इस पूरे मामले में ईरान की भूमिका क्या है, ये बड़ा एक सोचने वाली बात है। देखिए ईरान जो है वो काफ़ी समय से ये उम्मीद थी, जैसे कि इनके जो प्रॉक्सीज हैं वो बार बार अपील कर रहे थे, हिजबुल्लाह की जो यूनिट है ईरान में जो है वो भी एक लगातार दबाव बना रही थी ईरान के ऊपर कि सीधा अटैक होना चाहिए, लेकिन वो अटैक अब तक नहीं हुआ है। अब सवाल है कि आखिर ईरान जो है वो इस युद्ध में अब तक डायरेक्ट शामिल क्यों नहीं है। इसकी कई वजह है। देखिए एक वजह हमने पहले भी चर्चा की थी कि ईरान जो है उसका एक तो खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो ईरान ये नहीं चाहेगा कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में किसी तरह की बाधा बन जाए। दूसरी तरफ ईरान का इस युद्ध में शामिल होने का मतलब है यहाँ पे खाड़ी युद्ध जैसा एक बड़े स्केल का युद्ध छिड़ जाएगा। देखिए जो बाइडन ने अभी जो उनका लेटेस्ट बयान आया है उसमें इन्होंने ये आशंका जताई है कि अगर यहाँ पे अगर किसी तरह का बड़ा वॉर होता है तो ये एक खाड़ी युद्ध जैसा हुआ था उसी तरह का युद्ध का रूप ले सकता है। कि हमने देखा कि गजा तबाह हो गया, लेबनान की हालत बड़ी अच्छी नहीं है, लेबनान में भी भारी तबाही हुई है। ऐसे में ईरान अब भी कह रहा है कि अभी वक्त नहीं आया है, वो यूएन पहुंचा है और कहा जा रहा है कि शायद इंटरनेशनल कोर्ट में वो इसराइल के खिलाफ या बाकी नेता के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ वो कोर्ट में मामला देखिए, लेकर जाएगा। हाँ, क्या वो इसी देखिए, चीज का वेट कर रहा? देखिए ये जिस तरह से स्ट्राइक हुई इसराइल की तरफ से, जो लेबनान में स्ट्राइक हुई है और इसकी जो टाइमिंग है, आप देखो इस समय यूनाइटेड नेशंस में जो है वो बड़ी बैठक चल रही है। पूरे दुनिया भर के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, वो इस समय अमेरिका में हैं और यूनाइटेड नेशंस में बड़ी बैठक हो रही है। ऐसे में इस दौरान इसराइल का हमला करना लेबनान पे, है ना, तो ऐसा लगता है मानो कि एक आप पिछले कुछ वक्त से देखें 15 दिन में इसराइल की तरफ से जो भी अटैक हुए ये बिल्कुल प्लान्ड अटैक थे। पहले जो है रेडियोज में और वॉकी टॉकीज में धमाके होते हैं, पेजर में धमाके होते हैं, उसके बाद 24 घंटे के बाद जो है वो इसराइल एयर स्ट्राइक कर देता है। उसके बाद जैसी लेबनान की तरफ से या हिजबुल्लाह की तरफ से कोई पलटवार की संभावना जहाँ पे दिख रही थी, आशंका दिख रही थी, उसके पहले ही इसराइल ने फिर से अटैक कर दिया। तो देखिए इसराइल की तरफ से एक पूरा प्लान, सीरीज ऑफ एक्शन पहले से तैयार था कि हमें किस तरह से लेबनान पे अटैक करना है, किस तरह से जो है वो हिजबुल्लाह पे अटैक करना है। इस बात को पहले भी कह चुका था कि अब हम गजा से लेबनान की तरफ रुख करेंगे, इसके संकेत उसने पहले ही दे दिए थे इसराइल। हाँ, ये आप लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, क्योंकि अमेरिका इसमें मध्यस्थता कर रहा है, शांति वार्ता में भी हमने देखा। अब अमेरिका कह रहा है कि हमें पता ही नहीं चला कि इजराइल ने इतना बड़ा हमला कर दिया, कैसे कर दिया, लेकिन अमेरिका एक भारी तादाद में अपने सैनिकों को भेज रहा है लेबनान के बॉर्डर और इजराइल के बॉर्डर पर। तो इसको हम क्या मानें? देखिए एक तो बड़ी चीज़ नीलू ये है कि एक बड़ा सवाल इस समय ये चल रहा है कि क्या इजराइल कोई बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहा है लेबनान के भीतर। कि देखिए जो एयर स्ट्राइक, जब भी कोई कंट्री एयर स्ट्राइक करती है कहीं दूसरे देश पे, कभी भी एयर स्ट्राइक होती है, तो इसका जो डिप्लोमेटिक कॉरिडोर में जो इसके मतलब निकाले जाते हैं, इसके 2-3 निष्कर्ष निकलते हैं। पहली बात तो एयर स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि जिस देश ने एयर स्ट्राइक किया है वहाँ की सरकार अपने उद्देश्यों को लेकर बिल्कुल क्लियर है। नेतन्याहू लेबनान में क्या करना चाहते हैं, हिजबुल्लाह के साथ क्या करना चाहते हैं, ये उनके दिमाग में एकदम साफ है। और जब तक अमेरिका या दूसरे देश जो इजराइल के साथ खड़े हैं, इनके समर्थन के बिना नेतन्याहू स्ट्राइक करवा दें इतनी बड़ी, ये संभव नहीं है। ये भले कहने की बात हो कि हम जो है वो अमेरिका की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई शांति चाहिए या जो है बड़े युद्ध की तरफ ये हमले चले जाएंगे। जा रहा है, जानकार ये भी बताते हैं जो जंगी जहाजें हैं जैसे एयर स्ट्राइक हो रहा है वो अमेरिका ने ही दिए। 6 एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो लेबनान के आसपास खड़े हुए हैं। हाँ।
जो ईरान के किसी भी अटैक को टैकल कर सकते हैं, लेबनान के किसी भी अटैक को टैकल कर सकते हैं, हूती की तरफ से कोई आक्रमण हो सकता है। तो अमेरिका का तो पूरी नौसेना का 50% नौसेना जो है वो आसपास खड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि शांति की बात, ये बड़ी, और उन्हें पता भी नहीं है हाँ, किस तरह के हमले ये हो बड़ी अजीब सी स्थिति है जिसमें एक तरफ आप शांति की भी बात करें और दूसरी तरफ जो है आपने पूरे हथियार, अपनी नौसेना वहाँ लगा रखी है, पूरी एयरफोर्स वहाँ लगा रखी है। तो ऐसी स्थिति में शांति का तो फिलहाल दूर दूर तक जो है वो कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू लेबनान में कोई ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं? कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये जो एयर स्ट्राइक, जो सीरीज ऑफ अटैक्स हुए, पहले पेजर अटैक, फिर वॉकी टॉकीज में अटैक, इनका कम्युनिकेशन ध्वस्त कर दिया गया, उसके बाद जो हिजबुल्लाह के बड़े ठिकाने थे वो तबाह कर दिए गए। तो क्या अब अगला कदम ये होगा कि नेतन्याहू और इजराइल की तरफ से क्या सैनिक लेबनान में घुसने वाले हैं? क्या आईडीएफ और इनकी जो सेना है वो लेबनान में ग्राउंड अटैक करने जा रही है? कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि अगले 48 घंटे के अंदर हो सकता है कि कोई बड़ा जो है ऑपरेशन इजराइल जो है वो लेबनान में छेड़ दे। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद ईरान का क्या रुख होगा, उसके बाद रूस का क्या रुख होगा, उसके बाद चीन का क्या रुख होगा? ये 3 बड़े अहम सवाल हैं इंटरनेशनली, क्योंकि देखिए कोई भी जब ग्राउंड अटैक होता है तो ये ग्राउंड अटैक जो है एयर स्ट्राइक की बात अलग होती है। आपने एयर स्ट्राइक की, मिसाइल्स अटैक किए, उसके बाद आपकी फोर्सेस, आपके प्लेन्स जो हैं वो वापस आ गए। लेकिन जब आप किसी मुल्क में के अंदर घुस के ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं, तब आप क्या वहां पे किसी तरह का कब्जा करना चाह रहे हैं? आप क्या अपनी फोर्स वहां रोकना चाह रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में इस वॉर का पूरा रूप बदल जाएगा और ये एक बड़ा युद्ध का रूप ले सकता है। शायद बाइडेन बार बार यही कह रहे हैं कि अगर महायुद्ध होता है तो उसके बाद चीजें हाथ से निकल जाएंगी। उसके बाद फिर इसमें शायद रूस का भी एक भूमिका होगी, ईरान की तो होगी, रूस की भी एक भूमिका होगी, चीन का क्या रुख होगा। ये एक पूरे एरिया में बड़ा महायुद्ध छेड़ सकता है जिसका बड़े स्केल पे नुकसान हो सकता है। तो इसको लेके एक जो है वो चर्चा जारी है कि शायद अमेरिका इसीलिए, चाहे वो अपने नौसैनिक हो या फिर कह सकते हैं कि सेना, लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर उन्होंने भारी तादाद में अपने जो सैनिक है, अमेरिकन सैनिक है, डिप्लॉय कर दिए हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है मयंक कि चाइना अब अपने लोगों से ये कह रहा है कि आप इजराइल खाली कर दें, और सब जानते हैं कि चाइना किसके साथ है। अब ये जो लेबनान और इजराइल की लड़ाई है, इसको लेके भी जो देश हैं ये 2 भागों में बंट चुके हैं। अब इस पूरे युद्ध, अगर यहाँ पे कुछ युद्ध छिड़ता है, उसके बाद जो है ये सिर्फ लेबनान और इजराइल की वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, ये इस पूरे इलाके में रूस और अमेरिका के भी वर्चस्व की लड़ाई है। और चूंकि लगातार अमेरिका को चीन भी एक अपने लिए चैलेंज की तरह देखता है, तो साधारण रूप से चीन जो है वो ईरान को मदद कर रहा है। तो ये जो पूरे इलाके में वर्चस्व की लड़ाई है, ये अमेरिका और रूस के बीच की भी लड़ाई है, ये चीन और अमेरिका के बीच की भी और लड़ाई ये जब रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है, उस वक्त भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ रूस जो है वो हिजबुल्लाह को या हमास को सपोर्ट कर रहा है। तो आप जो कह रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई है, यहाँ पर साफ तौर से ये अब बिल्कुल clear साहब। होता अब नजर सवाल इसमें यह है कि अगर नेतन्याहू असल में लेबनान में चाहते क्या हैं। मैं आपको बताऊं कि जैसा जो 4-5 इनके जो आप कह लें टारगेट कह लें या इनके एम कह लें, जो इनको जो अभी समझ में आ रहे हैं। एक तो पहली चीज़ ये है कि इजराइल ये चाहता है कि लेबनान बॉर्डर के पास एक बफर जोन बना दिया जाए। आप देखें कि पिछले 1 साल से जो 7 अक्टूबर की घटना थी और हमास ने जो अटैक किया था इजराइल पे, उसके बाद से आप देखिए लगातार जो है इजराइल के ऊपर रॉकेट से हमले हो रहे हैं। चाहे वो गाजा से हो रहे थे पहले, उसके बाद अब वो लेबनान से हो रहे हैं। और काफ़ी सारे हमले तो आयरन डोम उसको ख़त्म कर देता हवा में, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार ये खबरें आई कि इजराइल के ऊपर भी रॉकेट्स गिरे हैं, वहाँ लोगों को नुकसान हुआ है। और हूती ने भी मिसाइल अटैक किया, वो भी मिसाइल आके गिर गई इजराइल के ऊपर। तो ऐसा है कि ये लगातार जो अटैक हो रहे हैं, उसके बाद इजराइल का एक उद्देश्य तो बड़ा साफ है कि एक बफर जोन क्रिएट करना है। उस बफर जोन में हिजबुल्लाह को उस बफर जोन के पीछे धकेल देना है, ताकि इजराइल के ऊपर वैसा हमला ना हो पाए जैसा हमास के द्वारा हुआ था 7 अक्टूबर को पिछले साल, जो ग्राउंड अटैक की बात थी। इस तरह से जो है हिजबुल्लाह के लड़ाके कहीं इजराइल पे ना घुस जाएं, इसके लिए बफर जोन बनाना है। ये एक आईडीएफ का जो है वो पहला, इजराइल का नेतन्याहू का पहला उद्देश्य है। दूसरा, आप देखिए कि जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, जहाँ पे 10 शहरों पे लगातार बमबारी हो रही है, ये बमबारी में बहुत बड़े पैमाने पर जो हिजबुल्लाह के रॉकेट्स थे, हथियार थे, मिसाइल्स थे,
उनको निशाना बनाया गया यहाँ पर और कहा जा रहा है कि जो उन्होंने अंडरग्राउंड बंकर्स बना रखे थे तबाह किए गए, वो सबको सबके भी सब तबाह किया किए गया गए है। हैं। 10,000 से ज़्यादा रॉकेट्स ऐसा बताया जा रहा है हिजबुल्लाह के, उसको इसराइल ने निशाना बना के तबाह कर दिया है। तो बहुत बड़े स्तर पे देखिए, दूसरा उद्देश्य ये हो गया कि जो इनके हथियार थे इनको आप खत्म कर दीजिए, जो लगातार हमले हो रहे थे इसको खत्म कर देना। अब आप देखिए कि पिछले अगर हम 2 महीने की बात करें तो इनके हिजबुल्लाह के जो टॉप लीडरशिप है या कमांडर्स हैं वो बहुत बड़ी संख्या में मारे गए हैं। तो एक जो तीसरा एम है, वो तीसरा एम था ये था कि जो टॉप लीडरशिप है हिजबुल्लाह की उसको खत्म करना है कमर और तोड़ने के कमर क्योंकि तोड़ने में जैसी हिजबुल्लाह बात की है। कमर टूट हाँ, गया। तो इनके जितने भी बड़े लीडर्स थे जो कि नसरल्लाह के करीबी थे उन सबको निशाना बनाया गया, उनके बारे में उन पे पिन पॉइंटेड अटैक किए गए और करीब 6 से ज़्यादा लीडर्स जो हैं, बड़े लीडर्स, वो इनके जो है हिजबुल्लाह के जो है वो इसमें मार दिए गए। इसके अलावा देखिए एक बड़ा एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो इसमें चल ही रहा है। देखिए नेतन्याहू के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनको अपने देश की रक्षा करनी है, अपने देश के नागरिकों की रक्षा करनी है। देखिए 7 अक्टूबर को जैसा हमला हुआ या जब रॉकेट्स गिरते हैं इसराइल के ऊपर, तो उसको लेके बड़ा भारी विरोध होता है इसराइल में और नेतन्याहू पे अचानक निशाने पे आ दबाव जाते हैं बन कि भाई आप जो है वो दबाव बन जाता है कि आप इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो अगला उद्देश्य जो है नेतन्याहू का वो ये कि सामने वाले दुश्मन को आप इस तरह से जवाब दे दीजिए कि फिर आपके ऊपर ही हमला ना कर पाए। तो इस स्ट्रैटेजी से देखिए तो आप 5-6 एम जो है उद्देश्य बड़े साफ लगते हैं नेतन्याहू के, जिसको लेके ये मामला आगे बढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि इस युद्ध में ईरान क्या करेगा? ईरान क्या प्रॉक्सीज जो हैं उन्हीं के द्वारा ये युद्ध को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा या खुद सीधा शामिल होता है, जिसकी संभावना अभी कम दिख रही है। बिल्कुल। और सब ईरान की बात कर रहे हैं कि ईरान आखिर क्यों चुप बैठा है, ईरान चाहता क्या है, क्यों नहीं हिजबुल्लाह या हमास के साथ ईरान खड़ा साफ तौर से दिखाई देता है। क्योंकि सबकी निगाहें इसी के ऊपर है कि अगर गजा पट्टी तबाह हो चुकी है, इसके बाद अगर लेबनान की बारी आती है तो वो भी आधा से ज़्यादा लेबनान इस वक्त पूरी तरह से, चाहे वो बड़े बड़े इमारतें हो या शहर हो, तबाह होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ईरान चुप है। सवाल यही कि कब ईरान की एंट्री होगी और ईरान की जब एंट्री होगी तो क्या होगा। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आप बने रहिए हमारे साथ।